6 के हमारे MCQs कुछ पेंडिंग थे। चैप्टर 6 के 60 तक MCQs हमने कर लिए थे। 61 से ऑनवर्ड हम आज डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 61 से 70 तक अगर कोई MCQ समझ नहीं आया पूछ लीजिए जी। 64 Which of the following most accurately describes a recession? इनमें से कौन सा जो है रिसेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करता है? रिसेशन तो पता ना आपको क्या होता है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। और आउटपुट लेवल कम होता है, और डिमांड चीजों की वो भी कम होती है। शायद पहले कह रहे हैं ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन टोटल आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूजुअली लास्टिंग मोर देन अ फ्यू मंथ्स, नॉर्मली 1 महीने से ज्यादा अरसा रहता है, एंड मार्क्ड बाय वाइड स्प्रेड कॉन्ट्रैक्शंस इन मैनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और बहुत से इकोनॉमी के बहुत से सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी जीडीपी कम, जो आउटपुट है उनकी सेक्टर्स की कम होती है। तो ये बात तो सारी सही कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए पीरियड ऑफ स्लाइट डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट यूजुअली लास्टिंग ओनली अ फ्यू मंथ्स। नहीं, एक तो स्लाइड में मसला है, स्लाइट डिक्लाइन हो एम्प्लॉयमेंट में, इसे रिसेशन नहीं कहते, ठीक है, ज्यादा डिक्लाइन को कहते हैं। और दूसरा कह रहा है सिर्फ चंद एक महीनों के लिए, वो रिसेशन नहीं है, रिसेशन चंद एक सालों के लिए है। तो बी ऑप्शन तो गलत है। सी ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन टोटल आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सही बात कर रहा है, यूजुअली लास्टिंग मोर देन अ फ्यू ईयर्स एंड मार्क्ड बाय वाइड स्प्रेड कॉन्ट्रैक्शन इन मैनी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें डिप्रेशन। रिसेशन से भी जो बड़ी चीज होती है वो डिप्रेशन होती है। रिसेशन समझ लीजिए कि 1-2 सालों के लिए, और साल तक जो चले, डिप्रेशन, ठीक है। जो 1942 वर्ल्ड वॉर में जो डिप्रेशन आया था, जो रिसेशन था बेसिकली, उसे कहते हैं डिप्रेशन। रिसेशन अगर काफी लंबे अरसे तक रहे, रिसेशन अगर काफी लंबे अरसे तक रहे तो इसे डिप्रेशन कहते हैं। ये जब महीनों तक बात रहे, 2-4 महीने में तो कोई मसला नहीं है, ज्यादा महीनों तक अगर आउटपुट डिक्रीज होता रहे, इसे रिसेशन कहते हैं, और अगर सालों तक आउटपुट डिक्रीज रहे, डिप्रेशन कहते हैं। तो सी जो है ये डिप्रेशन की डेफिनेशन है। डी ए पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन टोटल आउटपुट यूजुअली लास्टिंग more than a few months and marked by contraction in 1 or 2 sectors of economy। नहीं, 1 or 2 sectors of economy में अगर आउटपुट कम होती है, ये ओवरऑल इकोनॉमी से अफेक्टेड नहीं होती। इकोनॉमी में तो बहुत से सेक्टर्स है, 50-60 सेक्टर्स है। तो इसमें जो बेहतर ऑप्शन ए। अगर सारी स्टेटमेंट ऐसे ही होती, सिर्फ वो डिस्क्राइब ए डिप्रेशन की बात करता, फिर हमारी करेक्ट ऑप्शन सी होती। जी क्लियर हो गया। 64 70 तक और कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें 69 मैं आपको कुछ MCQs कटवा चुका हूं ना, 69 76, ठीक है। 68 इन्होंने कहा इफ एन इकोनॉमी कंज्यूम्स मोर देन इट प्रोड्यूसेस, अगर कोई इकोनॉमी जितना प्रोड्यूस करती है, कोई कंट्री उससे ज्यादा कंज्यूम करे, तो वो क्या करेगी? डिफरेंस का क्या करेगी? इंपोर्ट मस्ट एक्सीड एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए एक्सपोर्ट से। भी जाहिर है जो फर्क है, प्रोडक्शन कम की, 8 यूनिट किए, कंज्यूम 10 किए, बाकी 2 यूनिट कहां से आए होंगे? इंपोर्ट किए होंगे, और कहां से खाने। ए ऑप्शन सही लग रही है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन मस्ट एक्सीड कंजम्पशन, नहीं, लाजमी नहीं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मस्ट एक्सीड गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल इकोनॉमी की कंजम्पशन की बात हो रही है, गवर्नमेंट की नहीं। नो इकोनॉमी कैन बी कंज्यूमिंग मोर देन इट इज प्रोड्यूसिंग, नहीं कर सकती है अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हो। तो करेक्ट ऑप्शन होगी 68 में ए ऑप्शन, ए ऑप्शन।
जी और कोई क्वेश्चन? 70 तक और कोई क्वेश्चन नहीं? 71 से 80 तक कोई क्वेश्चन? 66? हाँ जी, अप्स एंड डाउन्स ऑफ रियल जीडीपी आर कॉल्ड बिजनेस साइकिल। ठीक है, ये बिजनेस साइकिल अभी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, हाँ ये चले पेंडिंग कर लें, बेहतर है। लेकिन टर्म जहन में रखें, जीडीपी में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं इसे बिजनेस साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन करना है और इसकी रीजंस भी एक्सप्लेन करनी है, जीडीपी क्यों कम ज्यादा होती है, ये हम रेलिवेंट टॉपिक में पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल के। जी नेक्स्ट, 71 से 80 तक कोई इशू? 71 से 80 तक कोई इशू नहीं है? नहीं पढ़ के भी आए हैं? 77 one of the items listed below is not in the same class as the other three for purpose of national income counting. Which one? कहता है आपने बताना इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि डिफरेंट है बाकी तीन से। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए बाकी तीन तो सेम क्लास में आएगी, ये नहीं आएगी। कॉर्पोरेशन इनकम और प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, रेंटल इनकम, वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा अब मुझे याद आ रहा है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं जब इनकम मेथड में, उसमें प्रॉफिट्स भी आते हैं, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट आते हैं कि नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रेंटल इनकम भी आती है, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज भी आते हैं बिफोर टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आती। तो इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई हमारे? बी, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स। ये नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं आते। जी 80 तक और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब मेरा है पूछने की जरूरत नहीं, 81 में करवा ही देता हूं, क्योंकि हमेशा जहां पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आती है आपने वो पूछना जरूर होता है। ऐसे नहीं, क्या मतलब वाकई 81 से 90 तक कोई क्वेश्चन? 81 नॉमिनल जीडीपी। अच्छा मुझे बताइए रियल जीडीपी का फार्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा प्राइसेस अगर 20% बढ़ी हो, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा? 120। ठीक है, 120 नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, या नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय 1.2 कर लें, वो आपकी मर्जी है, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कह रहे नॉमिनल जीडीपी 1992 में है 360 बिलियन। इफ प्राइस लेवल रोज बाय 20% फ्रॉम 1990 to 1992, then the 1992 GDP measured in 1990 prices। यानी इसका क्या मतलब हुआ? बेस ईयर क्या है? 1990। वो कह रहा है इन्फ्लेशन बढ़े 20% से। भाई देखें इन्फ्लेशन बढ़ी 20% से। आज मेरी सैलरी है 360 रुपए और पिछले 2 सालों में इन्फ्लेशन बढ़ी 20%। 2 साल पहले मेरी सैलरी क्या थी? जरा कैलकुलेट कीजिए। एडजस्टेड रियल सैलरी इन्फ्लेशन 360, अभी भी 360 है। हाँ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कैलकुलेट करने का शौक होता है ना आपको, कीजिए। अगर मेरी सैलरी हो 360 लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन 20% बढ़ गई तो मेरी रियल सैलरी कितनी हुई? हाँ जी 360 डिवाइडेड बाय 1.2। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 360 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कितना है? 1.2। 300 आ गया। तो रियल जीडीपी कितने हैं? 300।
ये तो स्टैट में आपने हजारों कैलकुलेशन की होगी इस तरह की। नहीं, वो इंडेक्स नंबर वाला टॉपिक हुआ करता था हमारे जमाने में, अब नहीं होता क्या? आपके जमाने में भी है ना, तो उसमें करते नहीं थे ये फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। ये फिक्स बेस है कि चेन बेस है? फिक्स बेस है। चेन बेस में तो हर साल बेस पिछले साल की रखते हैं ना, भूल गए सारा कुछ आप, चले कोई बात नहीं। ये तो याद, जीडीपी डिफ्लेट, ये फार्मूला तो याद है ना। रियल जीडीपी का क्या फार्मूला है? रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। चलिए 90 तक और कोई क्वेश्चन? 81 से 90 तक। ये 82 वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी हमने नहीं पढ़ा, क्या पढ़ लिया? हाँ, ये लीड करवा दिया था ना, हाँ ठीक है। जी 80, 86, 84, जी 84 भी करवा देता। पहले 84, सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ इकोनॉमी कैन नॉट हैंडल लीकेजेस फ्रॉम द स्पेंडिंग फ्लो। नहीं, वो लीकेजेस भी शो करवाता है और इंजेक्शन भी स्पेंडिंग फ्लो। इज यूजफुल ओनली व्हेन द इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। नहीं, ये अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है ये तब भी यूजफुल है, यानी ये कंट्रैक्शन को भी शो करवा रहा होता है और एक्सपेंशन को भी। अगर विड्रॉल ज्यादा है इंजेक्शन से, कंट्रैक्शन है, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगी। अगर इंजेक्शन ज्यादा है विड्रॉल से, एक्सपेंशन होगी। सी कंपेयर स्पेंडिंग ऑन गुड एंड सर्विसेज विद पेमेंट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जी गुड्स एंड सर्विस, क्या गुड्स एंड सर्विसेज की स्पेंडिंग को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शो करवा रहा होता है और पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को शो करवा रहा होता है? दोनों चीजें शो करवाता है, बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी, डी पढ़ते हैं। कंपेयर्स कंज्यूमर स्पेंडिंग विद कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर की स्पेंडिंग को कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग है और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं, वो पेमेंट को कंपेयर कर रहा होता है डाउन साइड पे, ठीक है, पेमेंट्स को कंपेयर कर रहा होता है, पेमेंट्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो कंज्यूमर स्पेंडिंग के साथ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को कंपेयर नहीं कर रहा होता। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या? इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स करती हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या शो करवाता है? सिंपल, कि कैसे मनी फ्लो करती है विद इन द इकोनॉमी। एक तरफ से कंज्यूम जो इंडिविजुअल्स हैं वो इनकम अर्न कर रहे होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, और दूसरी तरफ एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई इसमें सी, 84 में। जी 86 बोला था आपने इसके अलावा? 86, when economists measure something in real terms it means that इकोनॉमिस्ट जब कभी रियल टर्म्स में बात करेंगे, चाहे रियल इनकम की बात करें, रियल जीडीपी की बात करें, रियल इंटरेस्ट की बात करें, तो उनका मतलब क्या होता है रियल से? इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के बाद, बिल्कुल। तो ए में कह रहा है फिजिकल गुड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इनटेंजिबल सर्विसेज। रियल का ये मतलब है कि सिर्फ फिजिकल गुड्स को रेफर कर रहे होंगे, इंटेंजिबल्स को अलग कर दें। Data are collected from at least two sources before final measurement are made. In GDP, a distinction is made between financial capital and physical capital. पता नहीं क्या financial capital है। Data are adjusted to account for changes in prices from one period to the next. Data adjust किए जाते हैं किस वजह से? To account for changes in prices, price change की वजह से। Price change inflation कहलाती है। तो अगर हम अपने डाटा की इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करें तो इसे कहते हैं रियल। नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट से पहले। रियल इंटरेस्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद। नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट से पहले, रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। नॉमिनल इनकम इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट से पहले, रियल इनकम। जी ये साथ वाले भाई को हिलाया जरा। भैया मुझे बताए दोनों में से कौन सी फिगर ज्यादा होगी? और कोई नहीं बोलेगा। नॉमिनल फिगर हमेशा
ज्यादा होगी रियल से। बिल्कुल ठीक है। अब एक मुश्किल सवाल पूछूं, वो कौन सा केस है जिसमें नॉमिनल कम होगी रियल ज्यादा होगी? जब डिफ्लेशन होगी। शाबाश, डिफ्लेशन होगी। 50 रुपये ऐसे बनते हैं जी। 86 क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? 88, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इंक्लूड्स। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम तो पता ना आपको, पूरी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम होती है उसमें से क्या लेस करते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बन जाते हैं। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इंक्लूड्स कॉर्पोरेट टैक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं इसमें? नहीं, वो तो लेस करते हैं, वो तो लेस करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, डेप्रिसिएशन, डिविडेंड पेमेंट्स। डिविडेंड जो पर्सनल इनकम है इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट शामिल होते हैं क्या? अब भैया अनडिस्ट्रीब्यूटेड को अंडरलाइन कीजिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? जो मिले ही नहीं, जो मिले ही नहीं है वो पर्सनल इनकम कैसे हो सकते हैं? ये कौन था अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला? चलें कहें अनडिस्ट्रीब्यूटेड कह रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट। अच्छा, डिविडेंड है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। आपको पता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। एक चले जाता है टैक्स को, वो हमारे इंडिविजुअल की इनकम नहीं बनता, पर्सनल इनकम नहीं बनता, टैक्स वाला चला गया। डेप्रिसिएशन तो है ही नॉन कैश ना, ये तो सिंपली रूल आउट हो गया। कॉर्पोरेट टैक्सेस गवर्नमेंट ले जाती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट फर्म के अपने पास रह जाता है, डिविडेंड पेमेंट इंडिविजुअल के हाथ में आती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? डी ऑप्शन। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए ये चैप्टर क्लोज कर दें हम। चैप्टर 6 के एमसीक्यूज भी हो गए, अब चैप्टर 7 के एमसीक्यूज रह गए। कल हमारा अहम चैप्टर टॉपिक डिस्कस होगा एक्सीलरेटर वाला, तो कल मैं एमसीक्यूज की डिस्कशन नहीं रखना चाहता। मंडे को आपने चैप्टर 7 के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके लाने हैं, ठीक है? तो 30 या 31 के करीब एमसीक्यू, 32 है, 32 एमसीक्यूज हैं। उम्मीद है कि 15-20 मिनट में डिस्कस हो जाएंगे। मंडे को आपकी होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए, चैप्टर 7 के एमसीक्यूज, चैप्टर 7 के एमसीक्यूज। अब हमारे जो आगे चैप्टर्स आ रहे हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो वो साथ साथ हम एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज की तादाद भी कम होगी साथ साथ। एमसीक्यूज मिक्स आते हैं, जो आपके एमसीक्यूज पार्ट ए में एमसीक्यूज आते हैं ना 15 मार्क्स के, उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों शामिल होते हैं। चॉइस कोई नहीं होती एमसीक्यूज में। तो 15 एमसीक्यूज होते हैं, 15 के 15 करने हैं। हाँ जी, और वो उसमें से एवरेज स्टूडेंट ना 12 नंबर आसानी से ले सकता है, उसने सिलेबस सारा कवर किया हो सिलेबस। और आपको पता है एमसीक्यूज में ऑप्शन ये चाहिए, वो हर 15 चैप्टर, हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू उठा लेगा। आप ये भी नहीं पूछ सकते कि सर कौन से वाला चैप्टर है जिसमें ज्यादा एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है? वो आप मार्किंग स्कीम चैप्टर वाइज एलोकेशन करके देख लें, वो हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है। कभी कभी किसी में से 2 भी पूछ लेता है। हाँ जी, नहीं 5 नहीं पूछता एक चैप्टर में से, नहीं पूछने को तो फिर 15 के 15 भी एक चैप्टर में से पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, वो नहीं पूछता होता ना, वो एग्जामिनर है। अच्छा चलिए, टेस्ट, हमारी कुछ टेस्ट की डिस्कशन पेंडिंग थी, तो टेस्ट की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले टेस्ट 5। टेस्ट 5 क्लास में कितने स्टूडेंट के पास टेस्ट 5 इस वक्त है? टेस्ट 5, टेस्ट 5 नहीं, 8 तो अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। टेस्ट 5 और टेस्ट 7 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं आपको। कितने स्टूडेंट के पास टेस्ट 7 नहीं है, टेस्ट 5 नहीं है? आपको टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। हफ्ता पहले तो जब डिस्कस नहीं हुआ तो रोज आपको लेके आना चाहिए ना। टेस्ट 5 नहीं है आपके पास। कितने स्टूडेंट के पास नहीं है टेस्ट 5?
तो भाई आप ऐसा कीजिए कि किसी के साथ, हाँ जिनके पास है उनके साथ अटैच हो जाइए, मोबाइल पे तस्वीर ले लीजिए, टेस्ट 5 डिस्कस करना है हमने। मोबाइल नहीं, मोबाइल तो होगा ना मेरे भाई के पास। हाँ तो तस्वीर जी। चलिए भैया, आज ये टेस्ट वगैरह पेंडिंग पड़े हुए थे, इनकी डिस्कशन मैं करना चाह रहा हूँ। फ्रेश लेक्चर जो है ना वो इंशाल्लाह कल होगा, और कल है भी टेक्निकल टॉपिक। कल पूरे का पूरा लेक्चर ही होगा, कल कोई एमसीक्यू टेस्ट की डिस्कशन नहीं होगी, लेकिन टेस्ट की डिस्कशन कुछ अरसे से पेंडिंग थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम कंप्लीट कर लें। टेस्ट 5 है अब आपके पास। चलिए सबसे पहले आइए एमसीक्यूज में। पहला एमसीक्यू, एबीसी लिमिटेड एम्प्लॉयज 100 स्किल वर्कर्स एट ए वेज। अच्छा, मैंने भी देखे क्या चालाकी के लिए, आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स वीक थे ना, न्यूमेरिकल, तो मैंने सारे क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले डाले। एबीसी लिमिटेड एम्प्लॉयज 100 स्किल वर्कर्स एट ए वेज रेट ऑफ 2800 पर वीक टू अट्रैक्ट। ओ भाई पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। अच्छा आगे से इधर से, ठीक है। एबीसी लिमिटेड, अच्छा जी, 100 स्किल वर्कर्स एट ए वेज रेट ऑफ ₹2800 पर वीक टू अट्रैक्ट 10 मोर वर्कर्स इट रेजेस द वेज रेट टू 3000 पर वीक। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग द एक्स्ट्रा वर्कर्स, वर्कर्स को अंडरलाइन करें, सबसे अहम लफ्ज में वर्कर्स था, यानी हमने जितने भी उसने एक्स्ट्रा वर्कर्स ऐड किए हैं सबकी मार्जिनल कॉस्ट बतानी है उसको, एक ही नहीं बतानी। अगर एक ही पूछता ना सिंगल वर्क, हम उसे डिवाइडेड बाय 10 करते। तो बताइए 100 वर्कर्स की टोटल कास्ट कितनी है? 100 वर्कर्स की टोटल कास्ट है 100 मल्टीप्लाई बाय 2800। 100 वर्कर्स की टोटल कास्ट कितनी है भाई? नहीं समझ आ रही आपको तो बोल तो रहे नहीं, गूंगे बहरे बने बैठे हैं। 100 तो समझा रहा हूं ना, वही 100 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 2800 पर वीक, कॉस्ट कितनी है भाई? कैलकुलेट करो, क्यों नहीं कर रहे? जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या कॉस्ट आई। आपने तो बोलना नहीं है, तो उसी से पूछ लो। 280,000 और 10 एक्स्ट्रा वर्कर्स आए और वेज रेट 3000। मुझे ये बताइए, ये 3000 वेज रेट बढ़ा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा वर्कर का बढ़ा होगा कि सबका? यही कंसेप्ट था, सबका बढ़ा होगा। 110 एट द रेट ऑफ 3000, ये कितना हुआ? 330,000। तो मार्जिनल कास्ट कितने आई? 50,000। भाई सी ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ₹50 एंड मार्जिनल कास्ट इज ₹40, द फर्म सीकिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वुड। मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कास्ट से, बताइए क्या करना चाहिए? फर्म उसने कोई नहीं बताई कौन सी है, ये आपको याद है पहले बताया करता था। फर्म कोई नहीं बताई, परफेक्ट या इम्परफेक्ट, जो सी मर्जी जूम कर ले। परफेक्ट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये है, मार्जिनल कास्ट ये है। बताइए इस वक्त वो फर्म पॉइंट ए पे है या बी? किस एरिया में है? ए में। मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, इस एरिया में है, तो इसे क्या करना चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए इस तरफ, जब तक दोनों इक्वल नहीं होते। आउटपुट रेज करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट। ये समझाया ना डायग्राम बना के, 2-3 दफा पहले भी समझाया हुआ कंसेप्ट। थर्ड, शाहिद हैज एम्प्लॉयड 25 वर्कर्स टू ही पेज वेज रेट 150 पर डे। वो वेज रेट को इंक्रीज करना चाह रहा है 20 रुपए से, टू अट्रैक्ट 1 एडिशनल वर्कर। अब ये जो वेज रेट 20 से इंक्रीज होगा, एडिशनल वाले का होगा कि सबका होगा? तो कैलकुलेट कीजिए, 25 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 150। वही क्वेश्चन दोबारा दे दिया उसने,
25 वर्कर एट द रेट ऑफ 150 और फिर 26 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 170। कैलकुलेट करें। 3750 4420 670। तो सी ऑप्शन करेक्ट। सी। With 50 units of labor, a firm can produce 1800 units of output. With 60 units of labor, the firm can produce 2100 units of output. Marginal product of labor per unit is J. मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, तो हमें तो नहीं पता चलेगा, ये इधर यूनिट्स है इधर टोटल प्रोडक्ट्स। 50 पे 1800, 60 पे 2100, चेंज कितने का आया? 300। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय चेंज इन कितना हुआ? 300 डिवाइडेड बाय 30। कौन सी ऑप्शन है? सी। For the law of diminishing returns to hold, missing blank in this table must be। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अगर है तो ये जरा क्वेश्चन मार्क की फिगर क्या होगी? 4 होगी क्या? 4 होगी तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ जाएगी 4। यही होगा ना? अगर क्वेश्चन मार्क की फिगर 4 होगी तो 4, वो कौन सा लॉ हो जाएगा? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, वो इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं होगा, वो कांस्टेंट रिटर्न होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न होगा। अगर 2 होता है तो क्वेश्चन मार्क 2 होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले यूनिट की 2 होगी, दूसरे की 6, ये इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा। मोर देन 4 होगा तो जैसे 5 फॉर एग्जांपल, तो पहले यूनिट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? भैया क्या होगी पहले की यूनिट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? भाई अपना ध्यान रखा करे, ये ना किसी ने आपके गुर्दों में हार्ट अटैक हो जाए। तेरे को देर से समझ आती है क्या? भाई ये ना कंसेप्ट अगली टर्न में समझ आ रहे हो यार, इसका ध्यान रख ले। बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों में व्यस्त है जी। चले आगे चले। तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क क्या होगा? लेस देन 4 होगा। यानी अगर लेस देन 4 होगा तो फिर ये मोर देन 4 होगा। हाँ, मोर देन 4 होगा तो फिर ये डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा। हाँ कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दे। जी 6 क्या मेरे घर में सिग्नल नहीं आते क्या? चले 6 नहीं, आप घर से पढ़ने नहीं आए आज आप। Say a firm operating in perfectly competitive industry is producing a daily output which supports total revenue equal to rupees 5,000. That output is its profit maximizing output. The firm's average total cost is rupees 8. Its marginal cost is rupees 10 and average variable cost is rupees 5. Its daily output is। ये क्वेश्चन तो पहले किया हुआ ना हमने, सारे किए हुए थे यार, ये सारे डिस्कस करवाए थे।
आपने भी एंड पे बताया। चलिए, तो ये 6 वाला फिर सॉल्व कैसे होगा ये बताइए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी। इसका मतलब यही हुआ ना, प्रॉफिट तो मार्जिनल कॉस्ट है 10, मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 होगा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू 10 और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, पक्की बात है। तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस को कहते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू 5000 है डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू 10 कर दें तो आउटपुट आ नहीं जाएगी 500 बी। आइंदा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना जो हमने किया हो तो पहले बता दिया करें। हाँ चले, हाँ ये बात अच्छी है, रिवीजन हो जाती है, हमें कौन सा याद होती है सारी चीजें। क्वेश्चन 2 पार्ट ए, identify and explain the necessary condition in which it would be possible for a monopolist to resort to price discrimination and charge different prices for the same product in different markets। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए मेरे भाई जो कॉर्नर में बैठे हैं, सोचो में घूम, इसमें डायग्राम बनाएंगे 2 के पार्ट ए में, डायग्राम बनाएंगे ना जे, क्यों नहीं डायग्राम बनेगी? उसने सिर्फ कंडीशंस कहा है। कंडीशन कौन सी है? इलास्टिक इन इलास्टिक, ये कौन सी कंडीशन है? मोनोपोली पावर होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ मार्केट होनी चाहिए और डिफरेंट इलास्टिक ऑफ डिमांड होनी चाहिए। 3 कंडीशन है, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं सवाल जवाब दे सके मसला, अगले साल का जवाब दे दीजिए ना। अगला पार्ट बी, एक्सप्लेन how a monopolist engaged in price discrimination in different markets would be able to earn maximum revenues। हाँ जी, इसमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो क्या डायग्राम बनाएंगे? एक डायग्राम बनेगी कि 2? भैया इधर जरा, एक डायग्राम बनेगी 2 डायग्राम, लेफ्ट राइट के ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, बिल्कुल हाँ जी। एक तरफ इनइलास्टिक डिमांड, दूसरा इलास्टिक डिमांड। किस वाली मार्केट में प्राइस बढ़ानी है और किस में कम करनी है? ठीक है। क्वेश्चन 3, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग डायग्राम एंड द कंसेप्ट विच इट डिपिक्ट्स। कौन सा कंसेप्ट हो रहा है इस डायग्राम से? ठहर जाए, ये हो ना हो फर्म इक्विलिब्रियम की डायग्राम है भाई। फर्म तरतीब से चलते हैं, फर्म इक्विलिब्रियम है। टाइप ऑफ फर्म कौन से है? इम्परफेक्ट के परफेक्ट? इम्परफेक्ट। एवरेज रेवेन्यू कर्व आपको डाउनवर्ड से नजर आ रहा है। अब बताइए प्रॉफिट कौन सा है? नॉर्मल प्रॉफिट है। ये सुपर नॉर्मल वाला कौन है भाई? सुपर नॉर्मल इस वक्त होता है जब एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम से नीचे आ रहा होता, वो एवरेज रेवेन्यू से नीचे होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम लाइन पे, फिर सुपर नॉर्मल होता। भूल गए कंडीशन ये नॉर्मल। तो इसका मतलब है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आती है, कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बताइए, शुरू की 1-2 लाइनें बता दें। एक्स एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं हम? आउटपुट। वाई एक्सिस पे एवरेज रेवेन्यू, बिल्कुल। इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? MC इज इक्वल टू MR है, ठीक है। इस पे एवरेज रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू कर्व है। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया? आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया? आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कॉस्ट। दोनों सेम है, इसका मतलब है फर्म इज अर्निंग नो प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। शाबाश, एक ही बात नहीं है। हाँ जी। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली। ये भाई एंड में जो बैठे हुए हैं, 3 डिसएडवांटेजेस। अब मोनोपोली के फायदे हैं कि नुकसान है? दोनों, तो कोई से बता दे। दोनों भाइयों में से एक एडवांटेजेस बता दे, एक डिसएडवांटेजेस बता दे।
भाई कुछ बता दे यार जल्दी, टाइम कम, मैं खत्म करना डिस्कशन को। जी भैया आप बताइए एडवांटेजेस। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म अप्रोच, मोनोपोली। और डिसएडवांटेजेस क्या है? प्राइस इज हायर, नो कंज्यूमर सॉवरेनिटी, नो इनोवेशन, नो चॉइसेस। ठीक है, लेस नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अच्छा चलिए 5A, ओलिगोपोली इज द सिचुएशन वेयर इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय फ्यू लार्ज सप्लायर्स। ओलिगोपोली में चंद एक लार्ज सप्लायर्स ने इंडस्ट्री को डोमिनेट किया होता है। एग्री करते हैं? ब्रीफली डिस्कस एनी 6 फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। 6 फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। जी मेरे भाई कुछ फीचर्स बताएंगे हमें ओलिगोपोली के? कोई फीचर? जी भैया आपको कोई फीचर्स याद हैं क्या? कोई कुछ फीचर और कुछ ना सही, वो जो इकट्ठी करके प्राइस सेट करते थे क्या कहते थे? प्राइस कार्टेल, हाँ, कोलूसिव ओलिगोपोली, बैरियर्स टू एंट्री, फ्यू लार्ज सेलर्स। नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होती थी? होमोजेनियस भी हो सकते थे, सबसे जो डिफरेंशिएटेड भी हो सकते थे। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, mergers. B, when oligopolies fix prices by collusion among themselves, they are known as cartel. Discuss the factors that are responsible for the success or failure of price cartel. क्या फैक्टर्स हैं जो सक्सेस और फेलियर को बताते हैं? Firms controlling major share of market, demand is inelastic, non-intervention by government, agreement on shares, no availability of substitute. जी ये थे हमारे सक्सेस और फेलियर ऑफ प्राइस कार्टेल। कोई इशू तो नहीं, इजी था। हाँ इकोनॉमिक्स MCQs में थोड़ी प्रॉब्लम शायद हो सकती है आपको, वरना क्वेश्चन या तो आपको आता होता है या क्वेश्चन नहीं आता होता, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं होती। ये नहीं कि अकाउंटिंग में 10 एडजस्टमेंट पूछी है, 6 आती है 4 नहीं आती, इधर वो हिसाब नहीं है जी। MCQs भैया इसी टाइप के आएंगे, ये पास पेपर्स के ही हैं ज्यादातर, मैंने घर बैठ के थोड़ी बताए, इतना साइंसदान मैं नहीं हूँ। ये पास पेपर के सारे होते हैं, प्लस इधर उधर की बुक से जो मुश्किल वाले होते हैं वो हमने इकट्ठे किए होते हैं। अच्छी बुक ये आपको दे तो रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, क्या किताब में है तो सही, वो 10,000 MCQs हैं, पढ़ लोगे? जी चलिए टेस्ट 5 क्लियर हो गया, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। चलिए अब टेस्ट 6 हमने डिस्कस कर लिया था, अब टेस्ट 7 और टेस्ट 8। पहले टेस्ट 8 कर लें, टेस्ट 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन। ऐसा करते हैं फिर इसको कल पे रख लेते हैं। कल पहले हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर के एंड पे टाइम हुआ तो फिर हम ये टेस्ट डिस्कशन करेंगे, वरना ये मंडे को। ठीक है जी, कल चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा। ठीक है, कल चैप्टर 8 एंड हो जाएगा। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं।